नमस्कार दोस्तों, मेडिकल न्यूज़ जोसा में आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है। तो आप लोगों को एक बात तो पता ही है कि यहाँ पर अगर आपको अब बीएससी नर्सिंग करनी है, अगर आपको आरयूएचएस से बीएससी नर्सिंग करनी है तो एक नियम आ चुका है कि आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जब तक आप एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं दोगे तब तक आप इस कोर्स को यहाँ पर आरयूएचएस से नहीं कर सकते हो। तो सर अब एंट्रेंस एग्ज़ाम देना पड़ेगा तो एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी पड़ेगी, और एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आपको पर्टिकुलर कोई कोर्स खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जब तक कि मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों का पूरा सपोर्ट करूँगा जब तक एग्ज़ाम नहीं होती है। और मेरी एक ही कोशिश रहेगी कि मैं कैसे भी करके आपको पूरा कंप्लीट सिलेबस फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी का फ्री इन यूट्यूब चैनल मेडिकल न्यूज़ जोसा पे कराऊँ। मेरी पूरी कोशिश रहेगी। पहली बात तो मैं आज से अपनी क्लासेस स्टार्ट कर रहा हूँ, रेगुलर बेसिस पर मेरी क्लास रहेगी। मेरा आज मानना था कि लाइव करूँगा, लाइव करके आप लोगों से पढ़ाऊँगा, आप लोगों को बताऊँगा चीज़ों के बारे में। बट लाइव मैंने 2 बार किया, दोनों बार क्वालिटी प्रॉब्लम थी, इसलिए लाइव मैंने नहीं किया। आज मैंने वीडियो अपलोड किया है, लेकिन आगे मैं भविष्य में लाइव करने की पूरी कोशिश करूँगा। मेरी कोशिश यही रहेगी कि बेस्ट से बेस्ट लाइव करूँ। तो देखते हैं इन फ्यूचर क्या रहता है, बट फिलहाल के लिए वीडियोस आपको मिलते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, आज की अपनी इस क्लास में जो टॉपिक रहेगा पादपों में प्रजनन रहेगा। पादपों में जनन, सुनना मेरी बात। अरे एक बात सुनो, जनन से शुरू करते हैं अपन, जीरो से इस चीज को शुरू करते हैं, ठीक है। यहां पर पादपों में जनन मत पढ़ो, इसको साइड में रखो। पहले अपन समझते हैं जनन क्या होता है। देखिए आपको जीरो से चीजें समझनी होगी, ठीक है। जनन का मतलब समझना, जनन क्या होता है, सुनना मेरी बात। जनन का मतलब होता है कि किसी जीव में पाई जाने वाली एक ऐसी प्रक्रिया जिससे कि वो अपने समान जीव उत्पन्न कर सके। अरे मैं हूं या फिर मेरे जैसा कोई इंसान है या मेरे जैसा कोई जीव है, तो वो अपने ही समान एक जीव उत्पन्न कर पा रहा है। तो वो जो प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा वो अपने ही समान एक जीव उत्पन्न कर पा रहा है, मान लीजिए मार्कर है और इस मार्कर ने अपने ही समान एक छोटा सा जीव उत्पन्न किया जो कि बड़ा होकर इसी के जैसा होगा सेम, बट इसने जिस प्रक्रिया के द्वारा इस जीव को उत्पन्न किया है उस प्रक्रिया को हम जनन कहते हैं। तो जनन का मतलब हो गया एक ऐसी प्रक्रिया। जनन क्या है? एक प्रक्रिया है। और कैसी प्रक्रिया है? एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यह जीव उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? जीव उत्पन्न, अपने ही समान जीव उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को या अपने ही समान जीव उत्पन्न करने की प्रक्रिया को जनन कहते हैं। अब देखो यहाँ पे जनन 2 प्रकार के होते हैं। जनन कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। अब आपको दोनों ही प्रकार यहाँ पर पढ़ने पड़ेंगे और दोनों ही प्रकार के आधार पर आपको प्लांट में एंड एनिमल्स में, यानी जो 2 प्रकार है इसके, उसी के आधार पर आपको पादपों में और जंतुओं में जनन को पढ़ना पड़ेगा। सुनना मेरी बात, पादपों में और जंतुओं में जनन को पढ़ना पड़ेगा। पादपों में और जंतुओं में जनन को पढ़ना पड़ेगा। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, जनन 2 प्रकार के होते हैं। एक लैंगिक जनन होता है। कौन सा जनन होता है? अरे लैंगिक जनन। अरे कौन सा जनन? लैंगिक जनन। पहला हो गया लैंगिक जनन, और दूसरा जो होता है वो होता है अलैंगिक जनन। कौन सा? अलैंगिक जनन। कौन सा रे? अलैंगिक जनन। तो जनन हमारे पास 2 प्रकार के हो गए, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन, ठीक है। ये तो आपको याद भी हो गया होगा। नंबर 1 पे बात करता हूं, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस है। सुनना मेरी बात, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में क्या डिफरेंस है। आज की इस क्लास में कोशिश ये करूंगा कि चैप्टर को ज़्यादा से ज़्यादा खत्म किया जाए, कम से कम टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ा दी जाए। तो एंड मोमेंट पे भी अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो ऐसी परिस्थिति में आपको चीज़ें कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने में आ जाएगी, ठीक है। देखो लैंगिक जनन में क्या होता है? 2 लोगों की आवश्यकता होती है या 2 हमें जीव की आवश्यकता होती है। इसमें 2 जीव अनिवार्य है। जब तक 2 जीव नहीं होंगे तब तक यहाँ पर लैंगिक जनन नहीं होगा। लेकिन लैंगिक जनन में एक खासियत है। क्या खासियत है? कि यहाँ पर लैंगिक जनन में जो भी जीव उत्पन्न होता है, लैंगिक जनन में जो भी जीव उत्पन्न होता है वो अपने जनक के समान नहीं होता। यानी संतति किसके समान नहीं होती? जनक के समान नहीं होती। संतति जनक के समान
संतति जनक के समान नहीं होती, पहली बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर नर एवं मादा युग्मकों का संलयन होगा। यहाँ पर युग्मकों का संलयन होगा, युग्मकों का संलयन होगा। जब तक युग्मकों का संलयन नहीं होगा तब तक यहाँ पर जनन नहीं हो सकता है। 3 चीजें बताई। पहली, 2 जीव की आवश्यकता होगी, जनक के समान नहीं होंगे और युग्मकों का संलयन होगा। 2 जीव की आवश्यकता होगी, जनक के समान नहीं होंगे, युग्मकों का संलयन होगा। उसके बाद आता है अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की खास बात यह है कि इसमें एक ही जीव काफ़ी है, एक ही जीव काफ़ी है। उस एक ही जीव से एक नया जीव उत्पन्न हो जाता है और जो संतति यहाँ पर उत्पन्न होती है वो संतति जनक के समान होती है। जनक के समान, संतति किसके समान होती है? जनक के समान होती है, संतति जनक के समान होती है। उसके बाद यहाँ पर युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती, ना कोई युग्मक होगा ना ही कोई यहाँ पर किसी प्रकार का जो है 2 जनकों की आवश्यकता होगी। ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ये सिंपल सी बेसिक सा इंट्रोडक्शन है जो कि चैप्टर की शुरुआत से पहले आपको पढ़ाया जाता है। उसके बाद हम यहाँ पर शुरू करेंगे अलैंगिक जनन से। किससे शुरू करेंगे? अलैंगिक जनन से। अब आपको ध्यान रखना है कि अलैंगिक जनन क्या होता है। सुनना, अलैंगिक जनन में एक ही जीव चाहिए, संतति जो है जनक के समान नहीं होगी, संतति जनक के बिल्कुल समान होगी, या ऐसा कह सकते हो बिल्कुल कॉपी होगी, या ऐसा कह सकते हो कि क्लोन होगा। क्लोन जानते हो ना, बिल्कुल कॉपी, फोटोकॉपी निकल जाती है ना, यानी आपने एक पेज दिया, मशीन के अंदर डाला, बिल्कुल फोटोकॉपी निकल के आ जाती है। तो वही चीज़ है कि बिल्कुल फोटोकॉपी होगी और युग्मकों की आवश्यकता नहीं होती है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद अलैंगिक जनन की शुरुआत करते हैं। तो अलैंगिक जनन में आपको ध्यान में रखना है कुछ प्रकार होते हैं, जिसमें पहला आता है द्विविभाजन। क्या आता है? द्विविभाजन। अरे क्या आता है? द्विविभाजन आता है। अब आपको समझना है द्विविभाजन क्या होता है। सुनो मेरी बात, द्विविभाजन क्या होता है? द्विविभाजन में एक जीव 2 बराबर भागों में बट जाता है, यानी विभाजन हो जाता है। एक जीव बट जाता है, जीव का विभाजन हो जाता है। तो जीव 2 बराबर भागों में बट जाएगा, 2 बराबर भागों में, जीव 2 बराबर भागों में बट जाएगा, भागों में बट जाता है। जीव 2 बराबर भागों में बट जाता है, जीव के 2 बराबर भाग हो जाते हैं, जीव 2 बराबर भागों में बट जाता है। तो ये बात आपको यहाँ पर ध्यान में रखनी है। उसके बाद उदाहरण क्या है सर? इसके उदाहरण आपको ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि मेनली जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उदाहरण के बेसिस पर पूछे जाते हैं। उदाहरण आपको ध्यान रखना है अमीबा, एक आपको ध्यान रखना है अमीबा। अमीबा क्यों ध्यान रखना है? अमीबा किस प्रकार का जीव होता है? एक कोशिकीय जीव होता है जिसका आकार निश्चित नहीं होता है। जैसे मान लो ये अमीबा है हमारे पास और ये केंद्रक है, तो सबसे पहले जो अमीबा का केंद्रक है वो 1 से 2 होंगे, फिर उसके बाद ये अमीबा बीच में से दबना शुरू हो जाएगी। इस प्रकार से कुछ इधर देखना, कुछ इस प्रकार से दबना शुरू हो जाएगी और फिर धीरे धीरे जब ये दबती रहेगी तो एक टाइम के बाद ये बिल्कुल इस तरीके से बीच में से दब जाएगी कि 2 बराबर भागों में बट जाए, 2 बराबर भागों में बट जाए। तो ये आप देख सकते हैं। फाइनली फिर यहाँ से ये अलग हो जाएगी और अलग होने के बाद 2 कोशिकाएं आपको दिखाई देगी। तो एक अमीबा आपको ध्यान में रखना है। इसी में आपको एक उदाहरण और ध्यान रखना है, वो है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ भी आपको ध्यान में रखना है। तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद मिलते हैं आपसे आगे। अब जो नेक्स्ट हमारे पास रहता है वो रहता है बीजाणु जनन। तो नेक्स्ट टॉपिक आप डाल सकते हैं बीजाणु जनन। नंबर 2 डाल के लिखिए बीजाणु जनन। अब ये होता क्या है? वास्तविकता में आपको समझना पड़ेगा कि बीजाणु जनन में होता क्या है। सुनो मेरी बात, बीजाणु, छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण होता है। किस प्रकार की यहाँ प्रोसेस होता है वो आपको समझना है कि बीजाणु जनन में होता क्या है। सीधे सीधे शब्दों में याद रखो कि बीजाणुओं का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? बीजाणु का निर्माण। अरे किसका निर्माण होगा? बीजाणु का निर्माण होगा। ये बीजाणु फिर
अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद क्या होगा, बीजाणु बनने के बाद ये अलग हो जाएंगे, और अलग होने के बाद क्या होगा, अलग होने के बाद जब ये नमी युक्त स्थान पर गिरेंगे, नमी युक्त स्थान पर गिरेंगे, नमी युक्त स्थान पर गिरेंगे, तो वहाँ पर जाकर ये अंकुरित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे, अंकुरित हो जाएंगे। और फिर अंकुरित होकर वापस से खुद एक नया जीव, छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण करना शुरू कर देंगे। अंकुरित होकर वृद्धि करेंगे, क्या करेंगे, वृद्धि। और वृद्धि करने के बाद फिर इनका एक ही काम है, बीजाणु का निर्माण। तो सीधे सीधे शब्दों में ये एक ही काम करते हैं, बीजाणु निर्माण का काम करते हैं। यानी अलैंगिक जनन करने वाले जीवों का एक ही काम होता है कि पहले खुद उत्पन्न हो, उत्पन्न होने के बाद वृद्धि करो, और वृद्धि करने के बाद फिर नए जीव उत्पन्न करो, फिर वृद्धि करो, नए जीव उत्पन्न करो, फिर वृद्धि करो, नए जीव उत्पन्न करो। बस इनका एक ही काम होता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, बीजाणु का निर्माण हुआ, वो अलग हो गया, नमी युक्त स्थान पर गिर गया, नमी युक्त स्थान पर गिरते अंकुरित हो गया, वृद्धि कर गया, और फिर बीजाणु का निर्माण करना शुरू कर दिया। ठीक है, एक चित्र बना के आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास इस तरह का एक चित्र आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर पेनिसिलियम का कोनिडिया होता है कुछ इस प्रकार। ठीक है, पेनिसिलियम का कोनिडिया आपको यहाँ पर ध्यान में रखना है, पेनिसिलियम का कोनिडिया। एग्जाम्पल बहुत सिंपल है, पेनिसिलियम का कोनिडिया। आप तो ऐसे कहोगे कि सर आपको तो आता है, बट ऐसा कुछ नहीं है, ध्यान रखना, आप लोगों को भी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। ये रहे छोटे छोटे बीजाणु, समझ में आ गया। तो आप एग्जाम्पल लिख सकते हैं, पेनिसिलियम, पेनिसिलियम का कोनिडिया, पेनिसिलियम का कोनिडिया, ये आप एग्जाम्पल यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सिंपल सा मैंने आपको बता दिया कि बीजाणु जनन क्या होता है। बीजाणु जनन में छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण होता है, बीजाणु अलग हो जाते हैं, नमी युक्त स्थान पर गिर जाते हैं, अंकुरित हो जाते हैं, वृद्धि करते हैं, बीजाणु का निर्माण करते हैं। ये पेनिसिलियम का कोनिडिया का आपके पास एग्जाम्पल है, जहाँ पर छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है, छोटे छोटे बीजाणुओं का निर्माण हो रहा है। तो ये आप यहाँ पर ध्यान में रखिए। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर उसके बाद आगे इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। वो आता है हमारे पास मुकुलन। क्या आता है, मुकुलन। अब देखो, मुकुलन शब्द से ही आपको इसका अर्थ निकालना है कि मुकुलन वास्तविकता में होता क्या है। नंबर 3 पे आपको लिखना है मुकुलन। मुकुलन, अब ये मुकुलन है क्या वास्तविकता में। देखो, मुकुलन में छोटे छोटे मुकुल का निर्माण होता है, यानी जैसे कोई ये जीव शरीर है तो इसी जीव शरीर के ऊपर इसी के समान एक छोटा सा जीव उगने लगता है यहाँ पे, और जैसे जैसे वो बड़ा वृद्धि करता जाता है और फिर उसके बाद वो इससे अलग हो जाता है। ठीक है, तो सुनो मेरी बात, मुकुलन में क्या हो रहा है, जैसे मैं एक एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। मुकुलन में हाइड्रा, हाइड्रा, ईस्ट, ये इसके एग्जाम्पल है। इसमें होता क्या है कि जीव शरीर पर उसी के समान जीव का निर्माण होता है। जीव शरीर पर उसी के समान जीव का निर्माण होता है, जिसे हम मुकुलन कहते हैं। यानी ये जीव है, मेरे हाथ में ऐसा समझ लो, ये डस्टर एक जीव है, तो इस जीव के ऊपर इसी के समान एक छोटे से इस जीव का निर्माण हो रहा है, तो इसे ही हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मुकुलन कह रहे हैं। जब ये वृद्धि करेगा तो अलग होके और फिर ये बड़ा हो जाएगा, और फिर इसका एक ही काम, वापस से फिर ये अपने शरीर पे एक छोटा सा जीव उगाएगा, फिर वो अलग होगा। देखो, अलैंगिक जनन अच्छा इन जीवों में होता है। अगर हम में होता तो पता है क्या होता, हमारे यहाँ से हाथ में से एक छोटा सा जीव निकल रहा होता, बच्चा है ना, फिर वो बड़ा करता, फिर वो अलग हो जाता, फिर एक नया छोटा सा बच्चा निकलता। तो हमारे अंदर ऐसा नहीं होता। अगर हमारे अंदर अलैंगिक जनन होता तो कुछ ऐसा प्रोसेस हो रहा होता। तो इनमें अलैंगिक जनन होता है तो इनमें एक छोटे से जीव का निर्माण होता है, जो कि इनसे अलग होके बाद में वृद्धि करने लगता है। जैसे इनका एक छोटा सा चित्र मैं आपको बना के बताता हूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। ठीक है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये रहा हमारे पास मुकुल, इसे कहते हैं मुकुल,
इस छोटे से जीव को मुकुल कहते हैं और इस प्रक्रिया को मुकुलन कहते हैं। इस छोटे से जीव को हम मुकुल कहते हैं और इस प्रक्रिया को हम मुकुलन कहते हैं। ठीक है, तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आता है खंडी भवन। क्या आता है? खंडी भवन। खंडी भवन में क्या होता है? सुनो मेरी बात। खंडी भवन में क्या होता है? पहले एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। देखो खंडी भवन नंबर 4, खंडी भवन। खंडी भवन में क्या हो रहा है? पहले एग्जाम्पल स्पाइरो गायरा, स्पाइरो गायरा, यूलेथ्रिकस, स्पाइरो गायरा और यूलेथ्रिकस इसके एग्जाम्पल हैं। ठीक है, इसमें होता क्या है, सुनना मेरी बात। मान लो ये कोई जीव है, ये एक जीव है और इस जीव में आप ये देख पा रहे हो, ये एक जीव है। अब ये जीव 3 भागों में टूट गया। कितने भागों में? 3 भागों में। सुनो, इस प्रकार ये एक भाग इधर टूट गया, तो ये 3 भागों में टूट गया। एक भाग ये, दूसरा ये और तीसरा ये, और ये तीनों के तीनों भाग वृद्धि करते हैं। क्या करते हैं? वृद्धि। और वृद्धि कर कर एक नया जीव का निर्माण कर लेते हैं। किसका निर्माण कर लेते हैं? जीव, जिसे हम खंडी भवन के अंदर रखते हैं। इसमें 2 एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने हैं, स्पाइरो गायरा और यूलेथ्रिकस। बस एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी, और फिर उसके बाद नेक्स्ट पढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट आता है पुनरुद्ध भवन। नंबर 5 पे आएगा पुनरुद्ध भवन। नंबर 5 पुनरुद्ध भवन। पुनरुद्ध भवन आपको ध्यान रखना है कि जनन का एक प्रकार नहीं है, लेकिन इसको जनन के अंदर इसीलिए रखा गया है कि कुछ जीव इसी विधि का उपयोग करते हैं इसीलिए, बट ये जनन का एक प्रकार नहीं है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि हमारे पास घर में छिपकली होती है, छिपकली की पूंछ कट जाती है तो वो वापस आ जाती है, तो वो उसकी पुनरुद्भवन की क्षमता होती है, रीजनरेशन की क्षमता होती है, जिसके द्वारा वो अपनी पूंछ को वापस बना लेता है। लेकिन वो तभी हो सकता है, ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, अगर छिपकली की पूंछ कटी तो छिपकली ने पूंछ बना ली लेकिन पूंछ ने छिपकली नहीं बनाई। ऐसा क्यों? उसके पीछे का रीजन मैं आपको बताऊंगा। क्या होता है, छिपकली के अंदर विभाजनशील कोशिकाएं हैं जो पूंछ बनाने में सक्षम है, लेकिन छिपकली की पूंछ जो कट चुकी है उसमें कोई विभाजनशील कोशिकाएं नहीं है। अगर उसमें विभाजनशील कोशिकाएं नहीं है तो वो विभाजन के द्वारा नई कोशिका नहीं बना सकती, और नई कोशिका नहीं बना सकती तो वापस से छिपकली भी नहीं बनती है। तो ये पुनरुद्भवन में आपको इस बात का ध्यान में रखना है। तो पुनरुद्भवन एक क्षमता होती है, जैसे अमीबा होती है, अमीबा कई टुकड़ों में काट दोगे तो वापस से एक नया जीव बन जाएगा, लेकिन केंद्रक से काटना, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जैसे स्टारफिश होती है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ स्टारफिश का। जैसे हमारे पास एक स्टारफिश है, ठीक है, इस प्रकार इस स्टारफिश के बीच में एक डिस्क होती है। अगर मैं इस स्टारफिश को यहाँ से काटता हूँ तो इसका कौन सा पार्ट काटा मैंने? साइड वाला। ये जो डिस्क है इसमें होती है विभाजनशील कोशिकाएं। अगर आपने इसको यहाँ से काटा तो ये विभाजनशील कोशिकाएं इस डिस्क के अंदर आई नहीं, तो ये डिस्क एक नया जीव नहीं बनाएगा। समझ में आ गया? अगर आपने यहाँ से हल्का सा लेता हुआ भी काट दिया, यानी कुछ इस प्रकार से कुछ विभाजनशील कोशिकाएं आपने ले ली और उसके बाद इसको काटा है, तो ये जो पार्ट है ये नया जीव बना लेगा, तो इसे कहेंगे पुनरुद्भवन। और जो यहाँ पे ये कटा हुआ है, ये कटा हुआ भाग भी यहाँ पर बन जाता है, तो इसे कहते हैं पुनरुद्भवन। लेकिन पुनरुद्भवन एक क्षमता होती है और वो भी तब होता है जब यहाँ पर विभाजनशील कोशिकाएं आनी चाहिए। जो पार्ट आपने काटा है उसमें विभाजनशील कोशिकाएं अगर सम्मिलित है तो आपका एग्जाम्पल ध्यान रखना है, प्लेनेरिया, प्लेनेरिया। दूसरा आपको ध्यान रखना है हाइड्रा, और तीसरा आपको ध्यान रखना है अमीबा। तो आज की इस क्लास में मैंने आपको जीवों में होने वाले अलैंगिक जनन के बारे में बता दिया कि जीवों में किस प्रकार से अलैंगिक जनन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल है, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा या फिर लाइव आएगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि जीवों के अंदर जो पादप है उनमें अलैंगिक जनन कैसे होता है, और फिर
नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि पादपों में लैंगिक जनन कैसे होता है। तो फिर रिप्रोडक्शन इन प्लांट कंप्लीट हो जाएगा। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। छोटी क्लास है, लेकिन इस क्लास को पर्टिकुलर मैंने जीवों में अलैंगिक जनन के उद्देश्य से बनाया था कि जीवों में अलैंगिक जनन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो इस क्लास के अंदर से ही देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।